स्वागत है दोस्तों। शेखर एक जीवनी पर हमने अपनी एक पिछली क्लास पढ़ी हुई जिसमें शेखर एक जीवनी के मूल जो सारांश है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ और बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है कि क्या मंतव्य इस उपन्यास का है, शेखर एक जीवनी के मूल उद्देश्य और मूल कथानक में कौन सी बातें व्याप्त हैं वो हमने पिछली क्लास में आपको बताई हुई हैं। आज टेक्स्ट के रूप में बहुत सारी बातें यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे कि बच्चन जी ने क्या कहा हुआ है, कितने खंडों में, कितने भागों में ये उपन्यास लिखा गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। उन सारे तथ्यों को हम आज पढ़ेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप शेखर एक जीवनी के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है वो अपनी जानकारी पुख्ता कर लेंगे। जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है इसे, वे अपनी जानकारी को नए तरीके से समझने का, नए तरीके से जानने का उन्हें अवसर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चन जी ने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा हुआ है। तो सारे फैक्ट्स ऐसे हैं कि आप एक बार सुन लेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। अज्ञेय कविता के साथ साथ अपने उपन्यासों में भी प्रयोगशील रहे हैं। कविता में जिस तरह से नए प्रतिमानों की बात की, उपमान मैले हो गए हैं, तो नए उपमानों का सृजन, जैसे कलगी बाजरे की कविता अज्ञेय की है, तो वहाँ पर जो है घास की नरम नरम पत्तियों की तरह नायिका की तुलना करना, बाजरे की कलगी की तरह उसकी जो काया है उसकी तुलना करना, किसी प्रसिद्ध फूल से तुलना न करके कलगी बाजरे की, वो कविता बहुत अच्छी है, आप एक बार पढ़िएगा। तो बच्चन जी ने लिखा कि कविता के साथ साथ अपने उपन्यासों में भी प्रयोगशील थे। शेखर एक जीवनी उपन्यास को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने बालक, जो एक 3 वर्ष का बालक है शेखर, उसके चेतना में किस तरह से प्रश्न, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं जिज्ञासाओं को प्रश्न बना के उनके समाधान, बाल सुलभ समाधान के रूप में उन्होंने शेखर एक जीवनी लिखते वक्त प्रयोग किया है। और इसे पढ़ने के बाद कोई भी पाठक अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनके भीतर चेतना जागृत हो रही है, उन्हें लेकर के संवेदनशील हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों के प्रति हम अधिकांशतः देखते हैं सबका रवैया जो है बहुत नृशंस होता है, बहुत कठोर होता है। तो उन्हें समझने के लिए ये उपन्यास एक बार पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस रूप में बहुत प्रयोग करते हैं अज्ञेय व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर रचनाकार थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज के तमाम पौराणिक कथानकों, देवी देवताओं, मान्यताओं, प्रचलित मूल्यों, बहुत सारी चीज़ों में जब एक बच्चा पैदा होते ही जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वो बंधने लगता है, तो उसका व्यक्तित्व क्या है उसकी तलाश वो कर ही नहीं पाता। वो दाएं हाथ से लिखेगा कि बाएं हाथ से लिखेगा, वो खाना किस हाथ से खाएगा, बहुत सारी बातें हैं जो कि बचपन से उसके दिमाग में ठूस ठूस के भरी जाती हैं और पूरे जीवन वो उसे ढोता रहता है। तो जो प्रयोगशील उपन्यासकार हैं, अस्तित्ववादी रचनाकार हैं, उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य को सामूहिकता या सामाजिकता के बजाय व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व दिया है। तो अज्ञेय भी ऐसे ही रचनाकार थे। वे व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार की रूढ़ मान्यताओं को तोड़ने एवं नकारने के पक्षधर थे कि कोई भी रूढ़ मान्यता हो, कोई भी जो नकारने योग्य बात हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उसे नकारा जाना चाहिए, उसे तोड़ा जाना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी। उपन्यास में शेखर का जो मूल नाम है वो चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर से शेखर अपना नाम खुद ही तय करता है कि चंद्रशेखर न हो कि मेरा नाम शेखर हो। जब वो कविताएं लिखने लगता है बहुत ही कम उम्र से, आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो पहला हिस्सा, जब पहला खंड शुरू होता है वहीं से आप देखेंगे कि वो कविता की किताब लिखना चाहता है और उसकी उम्र है 3 से 4 वर्ष। इतना विलक्षण प्रतिभा का धनी ये बालक, इतना संवेदनशील ये बालक, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और ये अतिकल्पना नहीं है, आपके आसपास बहुत सारे इस तरह के जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक दिखते हैं जिनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के बजाय, उचित ढंग से शांत करने के बजाय दबा दिया जाता है। तो ऐसा ही एक बालक है शेखर। उसका मूल नाम चंद्रशेखर था। परीक्षाओं के लिए आप इसे ध्यान रखें। शेखर के पिता का नाम हरिदत्त पंडित, उसकी एक बड़ी बहन रहती है जो उससे 5 साल बड़ी होती है, सरस्वती नाम रहता है। उसके बाद एक छोटी जो उसकी बहन होती है वो कमला, जो उसके सामने पैदा होती है, वो 3 से 4 साल का होता है, 5 साल का होता है। उस दौरान कमला जन्म लेती है। कमला के जन्म के समय भी उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। हम धीरे धीरे आपको उपन्यास के जैसे जैसे आगे वाले खंड में बढ़ेंगे बताएंगे कि उसकी छोटी सी बहन जब पैदा होती है तो वो हतप्रभ रहता है कि ये कहाँ से आई।
3-4 साल का बालक है, उसके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि अगर ये मेरी बहन है तो अब तक कहाँ थी, कहाँ से आई। वो अपनी बड़ी बहन से ये प्रश्न पूछता है, जानना चाहता है, लेकिन उसे सही उत्तर, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सही उत्तर कोई नहीं देता, बल्कि कोई कहता है ये भगवान ने दिया है, इसे भगवान ने भेजा है। तो उसे ये आश्चर्य होता है कि भगवान ने जब इसे भेजा तो आज क्यों भेजा, इसके पहले क्यों नहीं भेजा, छोटी बनाकर क्यों भेजा, इतनी छोटे आकार की क्यों है। सरस्वती जो उसकी बड़ी बहन रहती है उसके उम्र की क्यों नहीं है, इतनी बड़ी क्यों नहीं आई, क्यों इतनी छोटी सी है। कई सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में होते हैं जिसे परिवार का कोई व्यक्ति न समझ पाता है, न उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाता है। और धीरे धीरे वो ईश्वर, हर बात में कि ईश्वर ने ऐसा किया है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने बनाया है, उसे भ्रम होने लगता है कि मुझसे कुछ झूठ बोला जा रहा है। तो ये उपन्यास में शेखर की जिज्ञासाएं हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि इसे सुन के, पढ़ के कोई भी सोचेगा कि ये बहुत सनकी किस्म का बालक है, बहुत विचित्र और पागल किस्म का बालक है, लेकिन ऐसा नहीं। विलक्षण प्रतिभा थी, प्रश्न उसके मन में उठते थे। वो एक टाइप नहीं था जो बच्चे बना दिए जाते हैं, जो टाइप की कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब किसके पैर छूने हैं, उन्हें एक टाइप में सांचे में ढाल दिया जाता है। वो उस टाइप का नहीं था, और ऐसे टाइप वाले बच्चों से वो नफरत भी करता था। ये हम आगे देखेंगे। शेखर एक जीवनी भाग 1 उपन्यास को अज्ञे ने 4 खंडों में बांटा है। 2 भाग हैं इस उपन्यास के, आप जानते हैं। पहला भाग उत्थान है और दूसरे भाग का नाम संघर्ष है। तो 2 खंडों में लिखा गया है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, पहले का उत्थान, दूसरे का संघर्ष। पहले में वो व्यक्तित्व के रूप में कैसे उसका उत्थान होता है, कितनी विकट चुनौतियों से, कितनी जटिल मनस्थितियों से वो उबरता हुआ अपने व्यक्तित्व को बचाता बनाता है। और दूसरे भाग में संघर्ष है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शेखर एक जीवनी का भाग 1 लगा हुआ है। भाग 1 के अंतर्गत ही हम अपना अध्ययन सीमित रखेंगे ताकि हम इसे समाप्त कर सकें। तो ध्यान रखेंगे, जो पहला भाग है उत्थान, जिसका नाम है इस पुस्तक का, उसे 4 खंडों में शेखर एक जीवनी को 4 खंडों में लिखा हुआ है अज्ञे जी ने। चारों खंडों के नाम हैं उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये सारे स्टेप हैं जिसमें उसकी मान्यताएं विकसित होती हैं, उसका व्यक्तित्व बनता है और उसकी धारणाएं पूरी तरह से ठोस रूप में बनती चली जाती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उषा और ईश्वर में कैसे उसके भीतर प्रश्न और जिज्ञासाएं उठती हैं, उसका जो चरित्र बनना शुरू होता है, वो सारी बातें मिलेंगी। बीज और अंकुर में वो कैसे एक पुरुष के रूप में अपने आप को देखने लगता है। कहीं वो, अज्ञे जी ने लिखा है कि वो प्रेम पाना चाहता है, देना नहीं जानता। तो कई सारी बातें वहाँ कैसे व्यक्तित्व निर्मित होता है, हम उन खंडों में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि बच्चन जी क्या लिखते हैं इस जीवनी के बारे में। बच्चन सिंह लिखते हैं कि जिस व्यक्ति स्वातंत्र की चर्चा अज्ञे ने बार बार की है, उसका पूर्व रूप जैनेन्द्र के त्यागपत्र में मिलता है, मृणाल के विद्रोह में। किंतु मृणाल अपने को तोड़कर भी समाज को बचाना चाहती है। और आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो अपने को तोड़ना नहीं चाहता, अपने को तोड़ने नहीं देना चाहता, बल्कि समाज को वो तोड़ देना चाहता है, समाज को तोड़ के अपने आप को बचाना चाहता है। और ये व्यक्ति परक जो रचनाएं लिखी जा रही थी, जो व्यक्ति परक साहित्य, जहाँ पे जिसे अस्तित्ववाद नाम से जाना जाता है, वहाँ व्यक्ति को बचाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया है। आगे वे लिखते हैं, लेकिन शेखर का प्रखर विद्रोह हर प्रकार के प्रतिबंध और मर्यादा को जमींदोज करना अपनी अस्मिता का निर्माण करता है। तो सारी मर्यादाओं और सारे प्रतिबंधों को तोड़कर अपनी अस्मिता का निर्माण करता है शेखर। और मृणाल क्या कर रही है त्यागपत्र में? मृणाल अपने को तोड़ देती है और समाज को बचाना चाहती है। और अंत में वैसे ही टूट जाता है जैसे प्रत्येक व्यक्तिगत विद्रोही टूट जाता है। रोमांटिक विद्रोह की यही नियति होती है। ये बच्चन जी का कथन है शेखर एक जीवनी के बारे में। एक बार अच्छे से आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा कि बच्चन जी इस उपन्यास के बारे में क्या कहते हैं। तो इस राय से आप परिचित हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण सारी बातें जो बच्चन जी की पुस्तक में लिखी गई हैं, वो सारी बातें हम आपको बता दें और साथ ही उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को भी आपको परिचित करा दें। तो अंत तक बने रहेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगली क्लास भी हमारी इसके आगे वाले हिस्से पे आधारित होगी।
शेखर का विद्रोह इतना अधिक हो जाता है कि वह पूरी तरह से नकारवादी हो जाता है। इसके लिए बच्चन सिंह ने निहलिस्ट विद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया है। जो पूरी तरह से नकारवादी हो जाए उसे बच्चन जी ने निहलिस्ट विद्रोही कहा है। तो शेखर को क्या कहा है बच्चन सिंह ने? निहलिस्ट विद्रोही। निहलिस्ट विद्रोही का अर्थ है घोर नकार, 1% स्वीकार न करना किसी प्रतिबंध को, किसी मर्यादा के नाम पे जकड़न को। शेखर के व्यक्तित्व की यही पहचान बन जाती है कि वो निहलिस्ट है, घोर नकारवादी है। अपनी अस्मिता की खोज में वह नकारवादी बन जाता है। वो अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता, अपने आप को दुख नहीं देना चाहता और इसके लिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार है। वो अपनी माता तक को कहता है कि ये माँ, दरअसल एक बार उसकी माँ उसके पिता से ये कह देती है कि मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है, इस बच्चे का। और ये बात शेखर अपने कानों से सुन लेता है। उसे बहुत आघात पहुंचता है कि क्या जीव जंतु, कुत्ते, कीड़े मकोड़े ये विश्वास के पात्र हो सकते हैं? मैं विश्वास के पात्र नहीं हूँ। ये बात उसे इतनी चोट कर जाती है कि वो अपनी माता से नफरत करने लगता है और एक जगह कहता है कि ये माता नहीं, विमाता है, विमाता है, विमाता है। 3 बार ये बात कहता है। तो आपको एक बार देखने पे लगेगा कि इतना संवेदनशील बालक है, ये अपनी माँ से बहुत प्रेम करता होगा, लेकिन उसकी माँ जिस तरह से थोड़ा सा उखड़े मिजाज की होती है और उसके बारे में जब ये बातें कहती है तो उसे उससे नफरत हो जाती है। बच्चन जी ने लिखा कि उसके विद्रोह के 3 अस्त्र हैं, प्रेम, घृणा और यातना। ये बच्चन जी ने लिखा हुआ है। अब इसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि प्रेम वह अपने को करता है, अपने व्यक्तित्व को करता है, घृणा दूसरों को और यातना में स्वयं रहता है। जिससे संपृक्त होता है उसे भी रखता है। अर्थात ये कि वो अपने आप को प्रेम करता है, अपने व्यक्तित्व को प्रेम करता है और दूसरों को घृणा देता है, घृणा करता है और उस घृणा के बाद खुद को यातना भी देता है। बहुत जटिल व्यक्तित्व एक बार आप देखेंगे कि, और सारी बातें, जो पहला भाग है शेखर एक जीवनी का, वो उसके 3 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष की अवस्था तक के दौरान का है, जब वो वयस्क होने लगता है, किशोर होता है। आगे देखिए बच्चन सिंह शेखर के विषय में और क्या लिखते हैं। शेखर प्रत्येक व्यक्ति और बंधी हुई प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करता है। माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, विवाह प्रथा के विरुद्ध, शिक्षा पद्धति के विरुद्ध, पुराने मानवीय रिश्तों के विरुद्ध, विवाह प्रथा के विरुद्ध आदि। प्रेम को वह मांगता तो है किंतु देता नहीं है, यानी मांगता है, दाता नहीं है, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। जो केवल चाहता है दूसरों से प्रेम और देना नहीं चाहता, देना नहीं सीखा है उसने, वो जिम्मेदार भी नहीं हो सकता है। ये बच्चन जी लिख रहे हैं। अपने प्रिय को वह नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहता है, सिर्फ अपने लिए। ये बात कई सारे प्रसंगों में दिखाई पड़ेंगी। जिन जिन लड़कियों से वो प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसे समझें, वो केवल उसे समझें, वो उसे न समझें। वो बैठे तो वो उसकी बातों को सुने। बहुत सारी चीज़ें शेखर के व्यक्तित्व में जटिल होती हैं। तो ये चीज़ें उसी को ध्यान में रख के बच्चन जी ने लिखा कि वो अपने प्रिय को नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहता है, सिर्फ अपने लिए। आगे अब हम इस भाग के महत्वपूर्ण अंशों को भी पढ़ेंगे, जो पंक्तियां हैं उसके बारे में भी देखेंगे। एक सूचना है दोस्तों कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी में संलग्न जितने भी लोग हैं, दिसंबर 2025 में परीक्षा प्रस्तावित है और इस बार की परीक्षा के लिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि कोई नोटिफिकेशन आए, एडमिट कार्ड जारी हो जाए, फिर हम अपनी तैयारी तेज़ी कर दें। तय है कि दिसंबर 2025 में परीक्षा होनी है, तो 5 महीने पहले से ही आपको अपने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना ही होगा। और इस दिशा में हमने एक नया बैच अपना शुरू किया हुआ है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के लिए, जो कि अगस्त से हम इसे शुरू कर रहे हैं, ताकि पूर्व तैयारी आपकी शुरू हो जाए, इंतज़ार न करना पड़े कि नोटिफिकेशन आए। इसके लिए हमने इसे शुरू किया हुआ है। 20 जुलाई तक जो लोग ज्वाइन करेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। शुरुआती रजिस्ट्रेशन का दौर है, उसके बाद जो जुड़ेंगे तो उनके लिए फ़ीस अलग हो जाएगी। हमारे जो शुरुआती दौर के जो छात्र रहेंगे उनके लिए हमने स्पेशल फ़ीस में डिस्काउंट रखा हुआ है। इसमें आपको मिलेगा क्या? लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास, हिंदी साहित्य का जो हमारा वन लाइनर नोट्स है, जो अब तक हमने चुनिंदा प्रश्नों का पूरा संग्रह किया हुआ है वन लाइनर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों के आधार पे, वो आपको स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। और हर 15 दिनों पर
टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जो हमने उस दौरान पढ़ाया हुआ रहेगा। वो सारी चीज़ें हम टेस्ट के माध्यम से रिवाइज़ करेंगे। तो पूरी रणनीति के साथ हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं नियमित ढंग से। आप फुटकल तो कहीं से भी आपको बहुत सारी सामग्रियां यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन आवश्यक है कि किसी पाठ्यक्रम को नियमित ढंग से पूरे एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें ताकि वो कवर हो सके। इसके लिए ये बैच हमने शुरू की हुई है और हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारे कई सारे साथी ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अन्य जो लोग हैं वहाँ तक आप सूचनाएँ पहुँचा सकते हैं। देखते हैं भाग 1 के बारे में। और भाग 1 का प्रथम खंड है उषा और ईश्वर। तो पहला भाग उत्थान नाम है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा भाग जो है पुस्तक के रूप में उसका संघर्ष नाम है। तो पहले भाग में उषा और ईश्वर नाम से जो खंड बना हुआ है, इस खंड में शेखर के जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक उसके भीतर पनपने वाले बोध का रूप व्यक्त किया गया है। इस बीच उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न उपस्थित होने लगते हैं, कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे शिक्षा क्या है, ईश्वर है या नहीं, जातिवाद है तो क्यों है, छोटे बालकों के साथ शिक्षक और परिजनों की इतनी सख्ती क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के सही और न्यायसंगत उत्तर न होने के कारण वह बहुत परेशान रहता है। पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देख लें। वहाँ हमने ये बताया हुआ था कि किस तरह से वो पढ़ाई शुरुआती दौर में ही छोड़ देता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जब उसे स्कूल भेजा जाता है, कॉन्वेंट स्कूल होता है, वहाँ जाता है और स्कूल के एक बच्चे से उसकी लड़ाई हो जाती है, वो उसे मारता है, वो बच्चा शेखर को मारता है। उसके बाद जो सिस्टर होती है, शिक्षिका होती है, वो एक लेटर कार्ड लिख करके शेखर को देती है कि अपने पिता का साइन करवा के ही आना अगले दिन स्कूल। वो रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि ये तो अन्याय है, उस लड़के ने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, अब ये कौन सा न्याय है कि मैं घर पे जाकर इस कार्ड को दिखा के फिर पिटूं पिता के हाथों। तो ये तो मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये एक बाल सुलभ जो न्याय संगत बुद्धि है वो शेखर के अंदर दिखाई देगी। उसका एक शिक्षक होता है जो पान खा करके ट्यूशन पढ़ाने आता है और बार बार थूकता रहता है। तो वो उससे कहता है कि आप पढ़ाने आए हैं या थूकने। 3 से 4 वर्ष की उसकी अवस्था है, ध्यान रखिएगा। और वो मास्टर से प्रश्न करता है कि क्यों आप बार बार थूक रहे हैं, आप पढ़ाएंगे क्यों नहीं। ये बात जाकर के वो अपने पिता से भी शिकायत करता है। पिता को लगता है कह तो सही रहा है, लेकिन शिक्षक जब आकर के उसके पिता से शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत बोलता है, अपमान कर रहा है, तो पिता ने शेखर को पीटा भी। ऐसे वक्त में वो बहुत आहत हुआ कि मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, लेकिन मैं पीटा गया, ऐसा क्यों। पिता ने क्यों नहीं समझा कि वहाँ पर शिक्षक गलत था, मैं नहीं। ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ पे वो जस्टिफाई करना चाहता है जो एक्ट उसके लिए किया जाता है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। तो ये सारी बातें हम आगे आने वाले खंडों में इसे डिस्कस करते रहेंगे। इस प्रथम खंड में उषा और ईश्वर में अज्ञे ने बालक शेखर के कण कण टूटते और बनते असाधारण व्यक्तित्व को निर्मित किया है। बार बार वो चोटिल हो रहा है, उसे आहत भी किया जा रहा है, वो फिर प्रश्नों की सही उत्तर की तलाश भी कर रहा है, तो टूट भी रहा है, उसका व्यक्तित्व बन भी रहा है। शेखर एक असाधारण बुद्धि और उन्नत संवेदनाओं वाला बालक है। दुनिया के तमाम बंधनों और ईश्वर के अस्तित्व को समझने और उन्हें प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नकारने का साहस करता है। जो कुछ भी उसे बातें बताई जाती हैं उसके अनुसार वो निष्कर्ष निकालता है, और जितना निष्कर्ष उसे मिलता है उसे लगता है कि ईश्वर नहीं है, उससे झूठ बोला जाता है, और धीरे धीरे वो निहिलिस्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो ईश्वर को नकारने लगता है, और इस क्रम में अपने आप को बहुत अकेला और असंगत महसूस करता है। वो अक्सर जाकर नदी के तट पे पहाड़ों पर चढ़ के, शुरुआती दौर में कश्मीर में उसके पिता रहते हैं, उनकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है, पहाड़ों पे जाके बैठ जाता है, झीलों के किनारे बैठता है, बहुत अकेला हो जाता है। उसे लगता है मुझे समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जब उसका जन्म होता है उस दौर का, उस समय का अज्ञे जी ने वर्णन किया हुआ है कि जिन खंडहरों के मध्य उसका जन्म हुआ था वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन इस शिशु का जन्म हुआ, तब उन्होंने पिता से कहा कि यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। अज्ञे जी ने शुरुआत में ही ये बात लिखी कि समाज कई सारी मान्यताएं थोप देता है
एक अजन्मे बालक पर या जन्म लेने के बाद एक ऐसा शिशु जिसे कुछ भी संसार का ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर ये बौद्ध सन्यासी, बौद्ध भिक्षु आके कहते हैं इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। माता उसे कुछ बनाना चाहती है, पिता उसे कुछ बनाना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो वास्तविक व्यक्तित्व निर्मित होने वाला होता है वो नहीं हो पाता। अस्तित्ववाद यही प्रश्न उठाता है, यही मान्यताओं पर। पुरोहित ने ब्राह्मण को उपयुक्त संस्कार देने की बात कही कि इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कीजिए। पिता बुद्धदेव नाम रखना चाहते हैं, माता टाऊ नाम रखना चाहती है। और निरामिष भोजी का अर्थ है कि मांसाहारी न हो, शाकाहारी रहे, उसका प्रण लेती है। यानी खाना भी उसका डिसाइड हो रहा है पैदा होते ही कि ये क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या इसका नाम होगा, क्या नहीं होगा, किस धर्म में दीक्षित होगा, किस धर्म में दीक्षित नहीं होगा। और पिता इंजीनियर बनाना चाहते हैं, माता बैरिस्टर। तो ये इतनी सारी बातें आप समझ सकते हैं कि उषा और ईश्वर, उषा के दौरान यानी उसका जन्म हो रहा है जैसे सूर्य उदित हो रहा है, लेकिन तमाम मान्यताओं ने उसके उस व्यक्तित्व को दबाने का बहुत प्रयास किया और वो लड़ता रहता है। लेखक ने बताया कि उसके जन्म के समय से ही पुरोहित, माता पिता सभी उसके नामकरण के विषय में लिए अपने निर्णय को जन्म से ही निर्मित एक बंधन तैयार करते हैं। यानी वो पैदा हो रहा है, उसके साथ एक बंधन तैयार हो रहा है। और आगे लिखते हैं कि इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ी में बंध गया। बहुत से अनुभूत सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए, वह बिक गया। तो ये आप देख सकते हैं, आप भी महसूस करते हैं कि बहुत सारी मान्यताएं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से तार्किक ढंग से नहीं जानते, लेकिन आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसे हमें दिया गया है। एक तरह से पैदा होते ही वो हमें गिफ्ट के रूप में थमा दिया गया है कि हमें यही करना है, इसी अनुसार चलना है। और शेखर को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो लड़ता भिड़ता रहता है। अपने आप को बच्चा नहीं समझता, वो अपने आप को उत्तरदायी और जिम्मेदार समझता है और गंभीर रहने लगता है। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों को दुनिया की सबसे सुंदर कल्पनाओं में से एक मानता था। उसे लगता था कि जिस बात में मुझे खुशी मिल रही है वो दुनिया की सबसे सुंदर कल्पना है और उसे वो खोना नहीं चाहता था। किंतु जैसे ही उसकी कोई कल्पना और आनंद की दुनिया में बाधा उत्पन्न करता, वह विद्रोही हो उठता। पिछली क्लास में हमने बताया कि वो एक पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स, लेटर बॉक्स होता है, उस पर चढ़ के बैठा रहता है और डाकिया आता है, उसे डांट के नीचे गिरा देता है। तो वो झटके से उस डाकिये के पैर पे कूद जाता है और उसे चोटिल करके दौड़ते हुए भाग जाता है और उसे लगता है कि वो विजेता है। वो अपने अहम को तुष्ट करता है कि ये इसने मेरी कल्पना के संसार को, जहाँ मैं बहुत खुश था, इस डाकिये ने, क्षुद्र संसार के डाकिये ने उस कल्पना की दुनिया को तोड़ दिया। तो वो उसे चोटिल करके उसके पैर पे कूद के भागता है और खुश होता है। तो ये सारी बातें इस पूरे उपन्यास में आपको दिखाई देंगी। वह बाधा मुक्त संसार की कल्पना करता था, जहाँ पे उसके व्यक्तित्व के लिए कोई बाधा न हो, उसकी खुशियों, उसके स्वप्नों के लिए बाधा न हो। किंतु उसके विचार में शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है। किंतु क्या? शिक्षा अपने मन की। देखिए, बहुत बड़ी बात अज्ञे जी ने लिखी है कि शिक्षा देना संसार अपना कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं। क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं, टाइप है, एक सांचा है। एक सांचे में ढला हुआ व्यक्ति होता है आदर्श व्यक्ति। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो अस्तित्ववाद की धारणाएं थी वो यहाँ आपको दिखेंगी। अब तक आप अस्तित्ववाद की परिभाषा पढ़ते थे, वो परिभाषा न होकर अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा कि क्या कहना चाहता है अस्तित्ववादी लेखक, रचनाकार। वो कहता है कि जो आदर्श व्यक्ति होता है वो ठोक पीट के बनाया गया होता है, वो एक टाइप होता है। संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर प्रतिलिपि, एक फोटोकॉपी बना दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है किसी भी विचारधारा के लिए। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि आगे क्या लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, कि आदर्श व्यक्ति क्या है, केवल एक टाइप है, एक सांचा है। जैसे आप कई सारी मिठाइयों के, जैसे गुजिया की एक सांचा होता है जिसमें मसाले भर के उसे एक रूप आकार दिया जाता है, वैसे ही आदर्श बनाने के लिए कि बहुत सुबह 4 बजे भोर में उठना है, अच्छी बातें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो बंधन भी है। वो परफेक्ट मैन की एक जो परिभाषा है वो बंधन है।
तो व्यक्तित्व कुचला जाता है, वहाँ टाइप में उसे सम्मिलित कर लिया जाता है और उसका मूल व्यक्तित्व कुछ रहा होगा उसे दबा दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे कि एक समय के बाद जब वो विद्रोही होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुनते तो उन्हें जिद्दी तमाम तरह के और टैग दे करके परिभाषित किया जाता है। तो उम्मीद है पहले भाग का जो पहला खंड है उषा और ईश्वर आपको समझ में आ गया होगा। आपने यदि पढ़ा है तो आप इससे फिर से रिवाइज़ करने के लिए आपको समय मिला होगा। तो आधे घंटे की क्लास में आप उपन्यास के मूल विषय वस्तु के विश्लेषण को समझ रहे थे। अब तक आपने पढ़ा जरूर होगा। विश्लेषण हमने इसलिए किया कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है आप सभी सफल होंगे और रिटन परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे तो एक दृष्टिकोण के साथ आप इस उपन्यास पर बातें लिख सकें। इस प्रयत्न के साथ हमने ये सारी बातें बताई हुई है। तो फिर हम अपने अगली क्लास में इसके अगले खंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत उपयोगी है ये UGC नेट, TGT, PGT या किसी भी स्तर की हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा है उसके लिए बहुत उपयोगी है। PDF रूप में भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या प्रिंट रूप में ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और राजस्थान की जो क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी सूचना आप इसे सेव कर लें, अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि जुड़ें और हम सभी पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्व तैयारी कर सकें इस परीक्षा की। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।